नमो नमः, सुप्रभातम। दोस्तों सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में लेकर के आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। दोस्तों, आप सभी तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे और तैयारी के साथ में आप इस ऑनलाइन क्लास की प्रश्नोत्तरी में सभी प्रश्नों के उत्तर दें और अपने स्वयं का आकलन करें, स्वयं आकलन करें कि आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करते हैं। और यदि आप इस पेपर के अंतर्गत, इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत 30 में से यदि 20 से ऊपर सही कर रहे हैं तो मानो आप तैयारी सही कर रहे हैं, लेकिन आपको और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। और यदि आप 24-25 क्वेश्चन सही करते हैं तो दोस्तों थोड़ा और प्रयास करें और इससे अधिक नंबर लाने का या इससे अधिक प्रश्नों को सही करने का आप और अभ्यास करें। तो दोस्तों इसी श्रृंखला के अंतर्गत चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, शिष्यः पदे प्रत्यय अस्ति। शिष्य पद में प्रत्यय है। तो दोस्तों शिष्य जो पद है इसमें प्रत्यय पूछा गया है कि कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1 तव्यत, ऑप्शन नंबर 2 क्यप, ऑप्शन नंबर 3 अनियर, ऑप्शन नंबर 4 ल्यप। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, सूत्र है एति स्तु सास व्री द्री जुषः क्यप। यह सूत्र कहता है दोस्तों एति स्तु सास व्री द्री जुषः क्यप। यह सूत्र कहता है दोस्तों एति स्तु सास व्री द्री और जुस इन धातुओं को क्या करता है, क्यप प्रत्यय करता है। या यूँ कहें दोस्तों कि एति स्तु सास व्री द्री और जुस इन धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। तो दोस्तों यहाँ जो शिष्य है इस शब्द में सास धातु है। कौन सी धातु है, सास धातु है। और सास धातु से इस सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है, क्यप प्रत्यय किया जाता है। ठीक है, और क्या बनता है, शिष्यः। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्यप प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, क्यप प्रत्यय। और दोस्तों यदि इस प्रश्न को दूसरी तरीके से हल करना चाहे तो तव्यत प्रत्यय में से तव्य से स्पष्टता है तो ये प्रत्यय नहीं हो सकता है। अनियर में से अनीय से स्पष्टता है तो दोस्तों इसमें शिष्य में अनीय भी नहीं है तो ये प्रत्यय भी नहीं हो सकता है। और लेफ्ट में से यह शेष रहता है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 2 ऑप्शन कन्फ्यूजन वाले हैं तो इसलिए आपको याद रखना है एति स्तु सास व्री द्री जुषः क्यप। इस सूत्र के द्वारा सास धातु होने के कारण यहाँ पर क्यप प्रत्यय हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है और टीचिंग मेथड से संबंधित है, शिक्षण विधि से अंतर्गत है, शिक्षण विधि का प्रश्न है दोस्तों। और प्रश्न है भाषाया कौशलानि भवन्ति। प्रश्न नंबर 2 है भाषाया कौशलानि भवन्ति। तो दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी इसका जल्दी से आंसर दे। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 पंच, ऑप्शन नंबर 2 नव, ऑप्शन नंबर 3 चत्वारि, ऑप्शन नंबर 4 त्रीणि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4 चत्वारि। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा दोस्तों एल एस आर और डब्लू। ठीक है दोस्तों, एल एस आर डब्लू लर्निंग, ठीक है, नहीं लिसनिंग, लर्निंग नहीं है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग। ठीक है दोस्तों, तो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन ये 4 कौशल होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बलाघातस्य अभ्यासः क्रियते। बलाघातस्य अभ्यासः क्रियते, इसका सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर 1 मौन वाचने, ऑप्शन नंबर 2 उच्चारण सीखने, ऑप्शन नंबर 3 लिखित स्वनायाम और ऑप्शन नंबर 4 है गहन पठने। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बताएं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उच्चारण सीखने। बलाघात मतलब होता है जहां हम उसको बोलने के लिए बल का प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, तो किस में होता है, मौन वाचन में होता ही नहीं है, लिखित में होता ही नहीं है, गहन पठने में नहीं होता है, और उच्चारण करते हैं तो बलाघात लगता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 उच्चारण शिक्षणे। क्वेश्चन नंबर 4 है आगमन विधौ भवति। आगमन विधौ भवति, आगमन विधि में क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 अनुवादम, ऑप्शन नंबर 2 प्रथमम उदाहरणानि तदंतरम नियमीकरणम, ऑप्शन नंबर 3 प्रथमम नियमीकरणम तदंतरम उदाहरणानि, ऑप्शन नंबर 4 व्याख्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं आप। दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रथमम उदाहरणानि। पहले क्या किया जाता है, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, और उसके बाद में नियमीकरण किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रथमम उदाहरणानि तदंतरम नियमीकरणम। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाठ योजनायाः निर्माणं क्रियते। पाठ योजनायाः निर्माणं क्रियते। पाठ योजना में योजना का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मूल्यांकनाय, ऑप्शन नंबर 2 उद्देश्यनिष्ठ शिक्षणाय, ऑप्शन नंबर 3 नवीन पद्धति प्रयोगाय, ऑप्शन नंबर 4 पाठ्यक्रमस्य पूर्तये। तो दोस्तों सही आंसर बताएं जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उद्देश्य निष्ठ शिक्षणाय। पाठ योजना का जो निर्माण करते हैं वो उद्देश्य निष्ठ शिक्षण के लिए करते हैं, कि हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं, जो पाठ योजना का निर्माण कर रहे हैं, उस पाठ योजना का यह उद्देश्य होता है कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या होता है कि इस पाठ योजना में उसका पूरा मैटर लिया जाता है। और उसका क्या होता है, पाठ योजना का निर्माण इसलिए करते हैं कि उसका उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण हो। ठीक है, शिक्षण जो पढ़ा रहे हैं उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, यह पाठ योजना। इसलिए क्या किया जाता है, पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है सानच प्रत्यय युक्त पदमस्ति। सानच प्रत्यय युक्त पदमस्ति। ऑप्शन नंबर 1 चौर्यानि, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानम, ऑप्शन नंबर 3 अनंतरम, ऑप्शन नंबर 4 बोधमानम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। दोस्तों देखिए सानच में से क्या बचता है, आन बचता है। ठीक है, और आने मुख सूत्र के द्वारा मैं और मुख का आगम हो जाता है तो मान, तो क्या माना जाता है, मान या वान रहता है। तो देखिए दोस्तों मान किस में है, चौर्यानि में नहीं है, ज्ञानम में नहीं है, अंतरम में नहीं है, और बोधमानम में है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, बोधमानम। ठीक है, इसमें सानच प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रत्यक्ष विधौ किम न क्रियते। प्रत्यक्ष विधौ किम न क्रियते। ऑप्शन नंबर 1 व्याकरणस्य शिक्षणम, ऑप्शन नंबर 2 पुस्तकस्य प्रयोगम, ऑप्शन नंबर 3 मातृभाषायाः प्रयोगम, ऑप्शन नंबर 4 दृश्य श्रव्य साधनानां प्रयोगम। तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है, क्या नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण शिक्षण पढ़ाते हैं, पुस्तक का प्रयोग भी होता है प्रत्यक्ष विधि में, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग भी होता है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों,
मातृभाषा एक, हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको मातृभाषा में वह पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, जो विषय पढ़ाया जा रहा है, जो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, उसी लैंग्वेज में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मातृभाषा का प्रत्यक्ष विधि में प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8, पद्य शिक्षणस्य विधि। पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है दोस्तों, बताना है। प्रदर्शनम, द्रुतपठनम, ऑप्शन नंबर 3 खंडान्वय, ऑप्शन नंबर 4 मौनवाचनम। तो दोस्तों पद्य शिक्षणस्य विधि अस्ति, मतलब पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 में प्रदर्शनम है, 2 में द्रुतपाठनम है, द्रुतपठनम, ऑप्शन नंबर 3 में खंडान्वयम, ऑप्शन नंबर 4 में मौनवाचनम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा खंडान्वय विधि। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या होगा, खंडान्वय विधि। पद्य शिक्षण की जो विधि है वह कौन सी है, खंडान्वय विधि है। प्रश्न नंबर 9, ज्ञाततः अज्ञातम प्रति सूत्रस्य प्रयोगः संपाद्यते। ऑप्शन नंबर 1 श्यामपट्टकौशलम, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न कौशले, ऑप्शन नंबर 3 प्रस्तावना कौशले, ऑप्शन नंबर 4 प्रवाह कौशले। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर जब बढ़ते हैं तो इस सूत्र का प्रयोग प्रस्तावना कौशल में होता है। ठीक है दोस्तों, किस में होता है, प्रस्तावना कौशल में होता है, या प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात के प्रति और इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रस्तावना कौशले। क्वेश्चन नंबर 10, च प्लस एकदा पदयो संधिर भवति। च प्लस एकदा पदयो संधिर भवति। ऑप्शन नंबर 1 चेकदा, ऑप्शन नंबर 2 चकदा, ऑप्शन नंबर 3 चईकदा, ऑप्शन नंबर 4 चौकदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 च प्लस एकदा। च में जो ए है दोस्तों और एकदा का जो ए है, ए और ए मिल करके आई वृद्धि होती है। तो आई इसमें ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है और क्या हो जाएगा, चईकदा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कर्मणि किम भवति। कर्मणि किम भवति। ऑप्शन नंबर 1 सप्तमी, ऑप्शन नंबर 2 षष्ठी, ऑप्शन नंबर 3 प्रथमा, ऑप्शन नंबर 4 द्वितीया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर बताएं। दोस्तों कर्मणि किम भवति, कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उपसर्ग रहित पदम अस्ति। उपसर्ग रहित पद है। ऑप्शन नंबर 1 अन्वेषणात्, ऑप्शन नंबर 2 आलोच्य, ऑप्शन नंबर 3 निपातेन, ऑप्शन नंबर 4 पतितः। तो दोस्तों आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। उपसर्ग रहित पदम अस्ति, उपसर्ग रहित पद कौन सा है, अन्वेषणात्, आलोच्य, निपातेन, पतितः। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए अन्वेषणम में अनुपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अनुपसर्ग है। तो यह है तो उपसर्ग रहित है ही नहीं, इसमें उपसर्ग है। और आलोच्य में आंग उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी नहीं है। और निपातेन में नी उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, तो पतित जो शब्द है इसमें नहीं है, उपसर्ग किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, उपसर्ग युक्त पदम अस्ति। दोस्तों अगला ये जो प्रश्न है 13वां, ये है उपसर्ग युक्त पदम अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 करोति, ऑप्शन नंबर 2 निरस्यति, ऑप्शन नंबर 3 हसति, ऑप्शन नंबर 4 अस्ति। तो दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी से आप उत्तर बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा करोति में उपसर्ग नहीं है, हस्ती में उपसर्ग नहीं है, अस्ति में भी उपसर्ग नहीं है,
और दोस्तों निरस्यति में निर उपसर्ग है, इसलिए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। दोस्तों माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। ऑप्शन नंबर 1 चत्वारिंशत्, ऑप्शन नंबर 2 14, ऑप्शन नंबर 3 चतस्रः, ऑप्शन नंबर 4 चत्वारः। तो दोस्तों सही आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, माहेश्वर सूत्र होते हैं 14। 14 मतलब 14। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। अयि उण ऋल ऋक इत्यादि सूत्र हैं, इन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 14 होती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, स्वरादि निपातम किम? स्वरादि निपातम किम? ऑप्शन नंबर 1 संधि, ऑप्शन नंबर 2 धातु, ऑप्शन नंबर 3 अव्ययम, ऑप्शन नंबर 4 कारकम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। स्वरादि निपातम किम? दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वरादि निपातम अव्ययम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अव्ययभाव समासस्य उदाहरणमस्ति। अव्ययभाव समास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1 घनश्यामः, ऑप्शन नंबर 2 प्रत्यर्थम, ऑप्शन नंबर 3 नीलोत्पलम, ऑप्शन नंबर 4 हस्तलिखितम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से बताएं। घनश्यामः, प्रत्यर्थम, नीलोत्पलम, हस्तलिखितम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रत्यर्थम। अर्थम अर्थम इति प्रत्यर्थम। ठीक है दोस्तों, और घनश्याम में कौन समास होता है? कर्मधारय समास होता है। नीलोत्पलम में भी कर्मधारय समास होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। और इसमें अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, या अधिकतर आप ध्यान रखें इसमें उपसर्ग आता है। इसलिए दोस्तों तीनों प्रत्यर्थम के अलावा तीनों जो ऑप्शन है उनमें कहीं पर भी प्रथम पद में उपसर्ग नहीं है। इसलिए दोस्तों आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं प्रत्यर्थम, यह इसका सही आंसर होगा। अर्थात प्रत्यर्थम में अव्ययभाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, हल संधि उदाहरणम अस्ति। हल संधि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1 दावाग्नि, ऑप्शन नंबर 2 चेदवायौ, ऑप्शन नंबर 3 ह्युत्तमानम, ऑप्शन नंबर 4 कल्पन्ते अस्य। तो दोस्तों हल संधि का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से जो सही आंसर होगा वो बताएं आप, कौन सा इसमें सही आंसर है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है, देखिए दावाग्नि, दावा प्लस अग्नि, यहाँ पर क्या है दोस्तों? दीर्घ संधि है। और ही प्लस उत्तमान यहाँ यण संधि है। कल्पन्ते अस्य यहाँ पूर्व संधि है। तो दोस्तों बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2 चेत और प्लस वायु, यहाँ तय के स्थान पर जसत्व दय हो जाता है और क्या बनता है? चेद वायु। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से वागी से बनता है उसी प्रकार से, ठीक है, रामात और रामात दो रूप बनते हैं, वहाँ पर भी जसत्व होता है और ये हल संधि का उदाहरण है चेद वायु। ठीक है दोस्तों, अगले उदाहरण की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है 18वां, कुंठितः अस्मिन् पदे संधि वर्तते। कुंठितः अस्मिन् पदे संधि वर्तते, इस पद में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर 1 स्वर संधि, ऑप्शन नंबर 2 विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर 3 व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर 4 दीर्घ संधि। तो दोस्तों सही आंसर बताएं, इसमें सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वर संधि कुंठित में है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, विसर्ग संधि इसमें कहीं है ही नहीं, विसर्ग भी नहीं होगा, और दीर्घ कहीं यहाँ है ही नहीं। दीर्घ क्या होता है दोस्तों? दीर्घ आ होता है तो आ भी नहीं है, दीर्घ ई होता है तो ई भी नहीं है, दीर्घ ऊ होता है ऊ भी नहीं है, और री ये भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 भी सही नहीं है। तो दोस्तों बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 जो कि व्यंजन संधि है। तो दोस्तों इसमें क्या है?
अनुस्वार का परसवर्ण हुआ है। क्या हुआ है? अनुस्वार का परसवर्ण हुआ है। कुम प्लस ठितः। ठीक है दोस्तों, कुम प्लस ठितः। तो यहाँ जो अनुस्वार है उसको परसवर्ण हो जाता है, और परसवर्ण कैसे होगा? टेवर का अंतिम अक्षर हो जाता है, और क्या बनता है? कुंठित। क्या बनता है दोस्तों? कुंठित। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 19, दंडान्वय विधौ दंड कस्य सूचकः। दोस्तों, दंडान्वय विधौ दंडः कस्य सूचकः। प्रश्न नंबर 19, इसका ऑप्शन नंबर 1 शब्दस्य, ऑप्शन नंबर 2 अर्थस्य, ऑप्शन नंबर 3 लघुड़स्य, ऑप्शन नंबर 4 वाक्यस्य। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो दोस्तों दंडान्वय विधि में जो दंड होता है उसका मतलब क्या होता है? वह दंड वाक्य का सूचक होता है, वाक्यस्य सूचकः। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आदर्श वाचनस्य प्रयोजनम अस्ति। आदर्श वाचन का प्रयोजन है। ऑप्शन नंबर 1 श्रुतलेखनम, ऑप्शन नंबर 2 उच्चारण शिक्षणम, ऑप्शन नंबर 3 त्रुटि संशोधनम, ऑप्शन नंबर 4 काठिन्य निवारणम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो दोस्तों जो आदर्श वाचन होता है वह कहाँ होता है दोस्तों? उच्चारण शिक्षण में। कहाँ होता है? उच्चारण शिक्षण में ही आदर्श वाचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि। अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 व्याकरणस्य, ऑप्शन नंबर 2 आख्यायिकायाः, ऑप्शन नंबर 3 रूपकस्य, ऑप्शन नंबर 4 काव्यस्य। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो दोस्तों अव्याकृत जो विधि है वह व्याकरण से है। व्याकरण से मतलब व्याकरण की विधि है, उसमें व्याकरण को पढ़ाया जाता है, अलग से नहीं पढ़ा करके पाठ के साथ में ही पढ़ाया जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 22 है, तैवर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तैवर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 औष्ठौ, ऑप्शन नंबर 2 तालु, ऑप्शन नंबर 3 दंता, ऑप्शन नंबर 4 कंठ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। बहुत सरल प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तैवर्गस्य लृतुलसानाम दंता। तैवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? लृ तु मतलब तैवर्ग का लृतु ल सा नाम। ठीक है, लृतुलसानाम दंता। ठीक है, तो लृतुलसानाम दंता ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23वां है, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 कंठ, ऑप्शन नंबर 2 तालु, ऑप्शन नंबर 3 दंता, ऑप्शन नंबर 4 कंठोष्टम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। ठीक है दोस्तों, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। विसर्जनीय मतलब विसर्ग, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ए और कैवर्ग का, हकार का और विसर्ग का, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसलिए प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कंठ। क्वेश्चन नंबर 24, भावकः पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति। भावक पद का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर 1 भो प्लस अकः, ऑप्शन नंबर 2 बहु प्लस अकः, ऑप्शन नंबर 3 भावी प्लस अकः, ऑप्शन नंबर 4 भू प्लस अकः। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर
क्या होगा जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बहु प्लस अकह, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, भावक का संधि विच्छेद होता है बहु प्लस अक। तो जो औ है दोस्तों, उस औ के स्थान पर क्या होता है, आव होता है। क्या होता है, आव होता है। कब होता है, बाद में स्वर होना चाहिए। तो अक का ए है, इसलिए भ में आ मिलेगा भा, व में ए मिलेगा व, और क भावकः। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 25वां। शंभु प्लस राजते बराबर क्या बनेगा, समस्त पद क्या बनेगा। सम दोस्तों इस प्रश्न में शंभु राजते का संधि विच्छेद दे रखा है। ठीक है दोस्तों, शंभु राजते। तो क्या इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है शंभु प्लस राजते, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है शंभु प्लस राजते, तो प्लस के चिन्ह को हटा दिया जाए, शंभुस राजते। ठीक है दोस्तों, ये माना जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 में प्लस के चिन्ह को हटा दिया जाए, शंभु राजते, ये माना जाए। ऑप्शन नंबर 4 में प्लस के चिन्ह को हटा दिया जाए और शंभु राजते, ये माना जाए। तो दोस्तों समस्त पद क्या बनेगा, शंभु प्लस राजते। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शंभु राजते। क्वेश्चन नंबर 26। कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 नास्ति, ऑप्शन नंबर 2 चैव, ऑप्शन नंबर 3 पावकः, ऑप्शन नंबर 4 रमेशः। तो दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण या दीर्घ संधि किस पद में है, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसमें इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नास्ति, जिसका संधि विच्छेद होता है न प्लस अस्ति, और ए मिलकर के क्या होता है, आदीर्घ होता है और क्या बनता है, नास्ति। इसलिए इस पद में क्या है, दीर्घ संधि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नास्ति। प्रश्न नंबर 27वां है अधोलिखितेषु यण संधेः रूपम विद्यते। अधोलिखितेषु यण संधेः रूपम विद्यते। नीचे लिखे गए जो उदाहरण हैं उनमें से यण संधि का कौन सा रूप है। ऑप्शन नंबर 1 प्रत्युपकारः, ऑप्शन नंबर 2 गंगौगः, ऑप्शन नंबर 3 मार्तंडः, ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय। तो दोस्तों सही आंसर बताएं, यण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा गंगौग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें गंगा प्लस ओग वृद्धि संधि हुई है। यहाँ पर भी मृत प्लस अंड, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी नहीं है। विद्यालय में भी नहीं है, विद्या प्लस आलय दीर्घ संधि है। तो दोस्तों यहाँ पर यण संधि प्रति प्लस उपकारः, प्रति प्लस उपकारः। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, प्रति का जो ई है इसके स्थान पर यह हो जाएगा और क्या बनेगा, प्रत्युपकार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28वां छंद शास्त्रे कति गणा सन्ति। छंद शास्त्रे कति गणा सन्ति। ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 एकादश, ऑप्शन नंबर 3 पंचदश, ऑप्शन नंबर 4 अष्टौ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा अष्टौ, ऑप्शन नंबर 4। ये मा ता रा जे भा न से ल गा। ये माता राजे बाना से लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लगा में यहाँ जो 2 होते हैं इनको नहीं माना जाता है। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण, ये जो 8 हैं इनको गण माना जाता है। ये से यगण बनता है, माँ से मगण बनता है, ता से तगण बनता है, रा से रगण बनता है, जय से जगण और भा से भगण, न से नगण और से सगण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो
छंद शास्त्र में कितने गण माने गए हैं? 8 गण माने गए हैं और यह इसका सूत्र है। ठीक है दोस्तों, गणों का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 29, निक्सा इत्यस्य योगे का विभक्ति भवति। निक्सा इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन नंबर 1 द्वितीया, ऑप्शन नंबर 2 तृतीया, ऑप्शन नंबर 3 पंचमी, ऑप्शन नंबर 4 षष्ठी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों अभितः आपने पढ़ा होगा वार्तिक, अभितः, परितः, समया, अभितः परितः समया, निकषा, निकषा, हा प्रति योगे अपि। योगे अपि। तो दोस्तों अभितय के योग में, परितय के योग में, समया के योग में, निकषा के योग में, हा के योग में, प्रत्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितय, प्रत्यय, समया, निकषा, हा प्रति योगे अपि। तो इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उपोषति इत्यत्र कै संधि। यहाँ पर कौन सी संधि है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 पूर्व संधि, ऑप्शन नंबर 2 पररूप संधि, ऑप्शन नंबर 3 गुण संधि, ऑप्शन नंबर 4 वृद्धि संधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, उससे पहले हम यहाँ उपोषति का संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद होता है उप प्लस औषति। ठीक है दोस्तों, यह इसका संधि विच्छेद होता है। तो उप में जो ए होता है और बाद में जो ओ है, तो बाद वाला मतलब पर रूप हुआ है, इसमें क्या हुआ है, बाद वाला रूप हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, प्रेजते, उपोषति इसके उदाहरण हैं पर रूप संधि के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।